विषय है राज्य के तत्व, है ना। राज्य के 4 तत्वों पर और एक 5वां तत्व मानवता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन कुछ विद्वानों की राय है कि मानवता भी एक तत्व होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इजराइल एक देश है। 1949 में इजराइल देश बना, लेकिन भारत ने उसको मान्यता 1991 तक नहीं दी। कब तक नहीं दी? 1991 में हमने इजराइल को मान्यता प्रदान की। तो इसके मायने ये नहीं है कि इजराइल देश नहीं था। इजराइल देश तो 1949 में बन गया था। तो ये हुआ कि जो मान्यता नामक जो विषय है वो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या। जनसंख्या आप देखें, जनसंख्या के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक प्राचीन काल में एक विद्वान हुआ प्लेटो। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5040, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ सकता है। वहीं आप देखें मध्यकालीन एक चिंतक हुआ रूसो। रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई। कितना? 10,000। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होना चाहिए। तीसरा आप देखें अरस्तु, प्लेटो का शिष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है। अरस्तु ने कोई संख्या फिक्स नहीं की, संख्या निर्धारित नहीं की। उसने ये कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या उसके संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए। किसके अनुसार होनी चाहिए? कि जितने संसाधन हो, जितनी लैंड हो, जितने एक तरह से खनिज तत्व से लेकर के कृषि इत्यादि, ये सारे जो भी संसाधन हैं, तो उन संसाधनों के अनुसार ही राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर अधिक जनसंख्या होगी और संसाधन कम होंगे तो जाहिर है वो निर्धन राष्ट्र कहलाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि जनसंख्या जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको लेकर विद्वानों की अलग अलग राय। एक समय ये जो 5040 और जो 10,000 है, ये उस समय यूनान में जो नगर राज्य हुआ करते थे उनको लेकर के जनसंख्या बताई गई थी। आप देखें जो ग्रीस, यूनान है, यूनान में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। एथेंस था, स्पार्टा अलग राज्य था। तो ऐसे कंडीशन में वहां उन लोगों ने 5040 का पैमाना रखा था। आज हम जानते हैं कि दुनिया में अगर हम अपने ही देश को देखें तो 1,40,40,00,000 की आबादी को हम क्रॉस कर रहे हैं। वहीं चाइना जैसे बहुत ही विशाल आबादी वाले देश है। तो अब हम ये संख्या तो बहुत ही कम है। इवन अगर हम अपने इस नगर को ही देख लें तो इसकी जनसंख्या लाखों में है। तो फिलहाल ये उन समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको लेकर के जनसंख्या निर्धारित की गई। अब आया भूभाग। भूभाग से अभिप्राय यह है कि जहां पर जनसंख्या रहती है। जैसे भारत, हमारे देश का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये इसका भूभाग कहा है। भूभाग में क्या क्या चीजें आती हैं कि जितनी लैंड है, अब जो भूमि है वो कई तरह की हो सकती है। उसमें मैदान भी हो सकते हैं, रेगिस्तान भी हो सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं, है ना, पठार भी हो सकते हैं। तो तमाम तरह का ये भूभाग। इसके अलावा इसमें अवस्थित जितना जलमंडल है, नदियां हैं, समुद्र का किनारा है। जैसे अगर हम भारत को अपने ले ले तो 7,000 किलोमीटर तक इसका समुद्री किनारा है ना। तो वो उसमें आप देखें 14 जो है मील जो होता है, समुद्री मील, वहां तक हर देश की सीमा कहलाती है कि वहां तक उसका समुद्र में भी अधिकार रहता है। इसके अलावा देश के अंदर जो भी तालाब, झीलें, नदियां आदि हैं, है ना,
वो सब इसी भूभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें राज्य समृद्ध कहलाएगा अगर भूभाग में संसाधन बहुत सारे पाए जाए, सोना है, लोहा है ना, तांबा है, ये तमाम अगर खनिज हो और कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा हो, है ना। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रफल तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आफ्टर ऑल आप देखें कि जो सिंचित और कृषि योग्य भूमि है वो बहुत कम, बहुत सारी लैंड पहाड़ों में बटी हुई है, पठारी एरिया है, ऊसर लैंड है ना। तो पता लगा कृषि योग्य भूमि जो है बहुत सारे एरिया में हमारे जंगल भी है ना। तो आप देखें भूभाग से अभिप्राय क्या है कि राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है भूभाग, है ना, कि जहां पर जनसंख्या निवास करती है। तीसरा तत्व है सरकार। अब हम आप देखें कि सरकार एक तरह से राज्य का संगठनात्मक तत्व है। कैसा तत्व है भाई? ये संगठनात्मक तत्व है। और आप देखें सरकारें कई तरह की होती है ना। जैसे आप देखें अगर हम अपने देश में देखें तो संसदीय शासन प्रणाली है, जो सरकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। सरकार में हम ये देखते हैं कि आखिरकार सरकार का रूप कैसा है। प्राचीन काल में आप देखें राजतंत्र हुआ करता था, राजा लोग हुआ करते थे और उन्हीं के पास कार्यपालिका, विधायिका, है ना, और इवन न्यायपालिका, ये तीनों उत्तरदायित्व जो है एक राजा के हाथ में रहते थे। लेकिन अब आप देखें हम आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें जैसा कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है। तो पता ये लगा कि सरकार, जब हम सरकार शब्द को यूज करते हैं तो हमें याद रखना है कि सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है। कितने अंगों से मिलकर बनती है? 3 अंगों से मिलकर के बनती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। तो आप देखें संसदीय शासन प्रणाली से अभिप्राय क्या है? संसदीय शासन प्रणाली से अभिप्राय यह है कि जहां पर कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल विधायिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी रहती है, वहां संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के रूप में एक राष्ट्रपति होता है। जैसे अमेरिका का सिस्टम आप लोग देख लें, वहां राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस तरह आप देखें कि राज्य के लिए बहुत जरूरी है किसी न किसी प्रकार की सरकार का पाया जाना। अब वो चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र से अभिप्राय क्या है कि जहां पर जो राजा होता है वो हिटलर की तरह व्यवहार करता है, वो तानाशाह होता है, केवल उसी के आदेश चलते हैं, है ना। तो आप देखें फिलहाल सरकार जरूरी है ना। सरकार के प्रकार कुछ भी हो सकते हैं, इस पर ये ज्यादा हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप देखें संप्रभुता पर आ जाता है। संप्रभुता राज्य की आत्मा है। संप्रभुता क्या है? राज्य की आत्मा। इट इज सोल ऑफ स्टेट। ये राज्य की आत्मा, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। अगर हम संप्रभुता को विभाजित कर लें तो राज्य 2 भागों में बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक देश, एक राज्य। अब आप देखें वहां संप्रभुता का जब विभाजन हुआ तो 2 राज्य बन गए, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों ने मान्यता प्रदान की। तो आप देखें कि अगर संप्रभुता ये अदेय है, ये किसी को दी नहीं जा सकती, ये अविभाज्य है, यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। और ये निरंकुश भी, निरंकुश कि नो वन कैन चैलेंज सॉवरेनिटी।
संप्रभुता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, या देश की किसान जनता सब है, वो राज्य के आदेशों का पालन करती है। अगर ना करें तो, यानी राज्य की जो संप्रभुता है वो निरंकुश है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, वो संप्रभु है ना। आप देखें, अगर आदेशों का पालन ना करें तो राज्य के अंदर मिलिट्री भी है, राज्य के अंदर पुलिस व्यवस्था भी है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस बल जो है वो राज्य के आदेशों का पालन कराएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार ईडी और सीबीआई की जांच कर रहा है ना। तो ईडी किसकी ओर से गठन किया गया? ईडी का राज्य की ओर से। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि कोई भी राज्य को चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। राज्य अगर संप्रभुता का बंटवारा करेंगे तो राज्य बढ़ जाएगा, है ना। अगर इसको हम ढीला छोड़ देंगे, है ना, एक तरह से कमजोर स्थिति में रखेंगे, तो भी राज्य के अगेंस्ट लोग विद्रोह कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब आप देखें संप्रभुता को लेकर तमाम विद्वानों ने अलग अलग तरह की राय रखी है। एक होती है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत किस विद्वान ने की। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, लोकप्रिय संप्रभुता, इसकी वकालत आपके जो है रूसो ने की है। किसने की है भाई? रूसो ने। निरंकुश संप्रभुता, निरंकुश संप्रभुता के जो समर्थक हैं, इसमें हमें याद रखना है कि हॉब्स का नाम आता है और ऑस्टिन का नाम आता है। हॉब्स और ऑस्टिन। फिर पता लगा वैधानिक संप्रभुता है ना। तो वैधानिक संप्रभुता को लॉक वगैरह, है ना, वैधानिक संप्रभुता की वकालत जो है लॉक ने की। और बहुत सारे देयर आर सो मैनी थिंकर्स जो इन विचारधाराओं के साथ और इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप देखें कि अलग अलग विद्वानों ने संप्रभुता के अलग अलग प्रकारों का वर्णन किया। याद रहेगा हम लोगों को कि निरंकुश संप्रभुता का बहुत जबरदस्त समर्थन हॉब्स ने किया है और ऑस्टिन ने किया है ना। ऑस्टिन कहता है कि जो राज्य के आदेश है या राजा का जो आदेश है वो सभी के ऊपर सर्वमान्य है।